रामनगर में विजय नाम का एक मजदूर रहा करता था। वो हर दिन कड़ी धूप में मजदूरी करता था और शाम को घर लौट आता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से विजय बहुत परेशान हुआ था। सुनो तारा, हमारे पास जितने भी पैसे हैं अब उन्हें जरा संभाल कर ही खर्च करना। फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसे संभाल कर ही खर्च करूंगी और आपको भी कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। सच बताऊं तो मैं धूप में मजदूरी का काम कर करके थक गया हूँ। अब मुझे कोई ढंग का काम ढूंढना होगा। तभी वहाँ पर एक और विजय का दोस्त किशन आता है। अरे किशन, तुम कहो यहाँ कैसे आना हुआ? अरे विजय, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ। जरूरी बात? कहो कहो, क्या जरूरी बात बतानी है? वो सेठ बलवंत जी को उनके गोदाम में काम करने के लिए कर्मचारी चाहिए। एक आदमी की जरूरत है। अब तुम्हें भी कुछ काम नहीं है तो मैंने सोचा कि ये तुम्हें बताया जाए। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या सच में मुझे काम मिल सकता है? अरे हाँ, तुम चिंता मत करो। तुम अभी सेठ से मिल आओ, वो तुम्हें जरूर काम देंगे। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद किशन। मैं अभी सेठ से मिलने चला जाता हूँ। किशन ज्यादा समय ना गवाए तुरंत सेठ बलवंत से मिलने चला जाता है। नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम विजय है। मैंने सुना है कि आपको काम के लिए किसी आदमी की जरूरत थी। जी, तुमने ठीक सुना है। हमें एक अच्छा और ईमानदार आदमी चाहिए। सेठ जी, क्या आप ये काम मुझे दे सकते हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे काम से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम दिमाग से सोचकर उनके जवाब देते हो तो मैं तुम्हें काम जरूर दूंगा। ठीक है सेठ जी, आप सवाल पूछिए, मैं तैयार हूँ। विजय, मेरे ये 3 सवाल छोटे हैं, पर इनके जवाब तुम्हारे दिल और दिमाग को परखेंगे। पहला सवाल, व्यापार का सबसे बड़ा हेतु क्या होता है? धन, साख या कुछ और? सेठ जी, व्यापार का सबसे बड़ा हेतु साख है। धन आता जाता रहेगा, लेकिन साख वो नींव है जो व्यापार को बरसों तक चलाती है। ईमानदारी और विश्वास से बनी साख ही व्यापारी को सच्चा सेठ बनाती है। ठीक कहा विजय। दूसरा सवाल, मेरे गोदाम में 2 बोरियां हैं, एक सच्चाई की, भारी लेकिन साधारण, दूसरी झूठ की, हल्की लेकिन चमकदार। बिना छुए तुम कौन सी चुनोगे और क्यों? सेठ जी, मैं सच्चाई की बोरी चुनूंगा। चमकदार झूठ कितना भी आकर्षक हो, वो टिकता नहीं। सच्चाई भारी हो सकती है, पर वो व्यापार की नींव को मजबूत करती है। मैं बिना छुए भी सच्चाई को पहचान लूंगा, क्योंकि मेरे लिए ईमानदारी सबसे कीमती है। वाह, बहुत अच्छे विजय। आखिरी सवाल, अगर मैं तुम्हें ऐसा बीज दूं जिसके फल का स्वाद अनिश्चित हो, तो क्या तुम उसे बोगे और तुम्हें रास्ते पर क्या बनाए रखेगा? सेठ जी, मैं वो बीज जरूर बोऊंगा। मेहनत और धैर्य मेरा स्वभाव है, मुझे प्रेरणा देगा। ये विश्वास है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर फल नहीं भी मिला तो मेहनत का अनुभव मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। और अगर आपका भरोसा मेरे साथ है तो मैं हर अनिश्चितता को पार कर लूंगा। वाह वाह विजय वाह, तुमने ना सिर्फ मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, बल्कि मेरे दिल को भी जीत लिया। तुम्हारी साख, ईमानदारी और मेहनत की भावना मुझे विश्वास दिलाती है कि तुम मेरे गोदाम के लिए सही इंसान हो। कल से काम शुरू करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। विजय ने सेठ बलवंत राय के गोदाम में काम शुरू किया। उसकी लगन और सीखने की इच्छा ने जल्द ही उसे अन्य मजदूरों से अलग कर दिया, जिस वजह से मुनीम श्यामलाल की ईर्ष्या की आग दिन ब दिन तेज होती जा रही थी।
मुझे समझ नहीं आता किशोरी लाल कि इस नए लड़के में सेठ जी को क्या खासियत दिखती है। कल मैंने देखा सेठ जी ने इसे गोदाम के खास रजिस्टर देखने के लिए दिए थे। ये महज 2 महीने पुराना मजदूर है और हम सालों से यहाँ पे जवानी खपा रहे हैं। मुनीम जी, आप अन्याय कर रहे हैं। विजय महज मजदूरी नहीं करता, वो कल रात 3 बजे तक हिसाब किताब की किताबों में पड़ा रहा। उसने मुझसे कहा कि बही खाता और लेन देन में क्या अंतर है। आप खुद बताइए, क्या कोई साधारण मजदूर ऐसी बातें पूछता है क्या? यह सब दिखावा है किशोरी लाल। ये जरूर सेठ जी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा रहा होगा। मैं तो कहता हूँ यह लड़का बहुत खतरनाक है। ये हमारी जगह लेने आया है। तुम मेरी बात मानो, इस पर गहरी नजर रखो, कहीं ये हमें ही धोखा ना दे दे। मुझे नहीं लगता मुनीम जी, मुझे उसकी आंखों में लालच नहीं, सिर्फ गरीबी से बाहर निकलने की जिद दिखती है। शायद आप भी उसके दिखावे में आ रहे हैं। ऐसे लोगों का असली रंग अलग होता है और दिखाने का रंग अलग। वैसे भी अभी 2 ही महीने तो हुए हैं, आगे चलकर पता चल ही जाएगा। इसी वजह से तो आपको कह रहा हूं कि इस पर थोड़ी नजर रखिए। ठीक है, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा, लेकिन अगर वो निर्दोष हुआ तो हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों बाद सेठ बलवंत राय ने विजय को एक पुराने विवादित हिसाब को सुलझाने का काम सौंपा। ये हिसाब रतन सिंह नाम के एक शक्तिशाली सौदागर से जुड़ा था। विजय, मेरे पास आओ। यह हिसाब देखो, यह रतन सिंह का पुराना हिसाब है। रतन सिंह? ये रतन सिंह कौन है? रतन सिंह का हिसाब जो वर्षों से उलझा हुआ है। वो कहता है कि हमने उसे 10,000 रुपये ज़्यादा दिए हैं और वो ब्याज समेत वापस मांग रहा है। अगर यह हिसाब ठीक नहीं हुआ तो हमें बाजार में बदनामी मिलेगी। क्या तुम समझते हो कि ये कितना ज़रूरी है? जी सेठ जी, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं, आपकी बाजार में साख का भी सवाल है। मुझे पूरा दिन दीजिए, मैं इसका हर पन्ना खंगालूंगा। तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो, पर याद रखना मुझे सच्चाई चाहिए। अगर गलती हमारी है तो स्वीकार करना, अगर गलती उनकी है तो साबित करना। क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा सकते हो? मैं जिम्मेदारी उठा सकता हूँ सेठ जी, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मेरे लिए आपका दिया हुआ भरोसा मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। उसी शाम सेठ जी के दूर के लालची रिश्तेदार शांति कुमार ने विजय को बहकाने की कोशिश की। तो तुम ही हो ना वह मेहनती लड़का जिसके चर्चे सेठ जी के घर तक आ रहे? सुनो बेटा, तुम गरीब हो और मैं तुम्हें गरीबी से बाहर निकालने का एक रास्ता बताता हूँ। जी सेठ, आप कौन हैं और मुझे गरीबी से निकालने का रास्ता बताने की क्या जरूरत है? अरे मैं बलवंत सेठ जी का रिश्तेदार हूँ। मैं जानता हूँ कि सेठ जी बहुत कठोर है, वो तुम्हें मजदूर ही रखेंगे, कभी बड़ा आदमी नहीं बनने देंगे। अरे तुम मेरे लिए काम करो, मैं उनके विदेशी सौदों के बारे में कुछ गुप्त जानकारी दूंगा। इसके बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम रातों रात सेठ बन जाओगे। महोदया जी, मैं आपसे कह चुका हूँ, मेरी वफादारी बिकाऊ नहीं है। सेठ जी ने मुझे भरोसा दिया है और ये मेरे लिए किसी भी दौलत से ज़्यादा कीमती है। अगर आप मुझसे ऐसी बातें करेंगे तो मुझे सेठ को बताना पड़ेगा। आप यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? ठीक है, तुम पछताओगे। सेठ जी ने मुझ पर विश्वास करके मुझे काम दिया है, मैं उनका विश्वासघात करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। हाँ, ठीक है लड़के, करते रहो, ऐसे ही दूसरों की गुलामी करो, तुम जैसों की औकात ही यही है। अगले दिन विजय ने हिसाब सेठ जी के सामने रखा और साबित कर दिया कि रतन सिंह के हिसाब में मुनीम श्यामलाल की पुरानी लापरवाही थी। सेठ जी, ये रहा रतन सिंह का सारा हिसाब। मैंने इसके बारे में विस्तार से पता लगा लिया है।
तो बताओ विजय, तुम्हें इसमें क्या पता चला? सेठ जी, दरअसल ये सब मुनीम श्यामलाल जी की वजह से हुआ है। उन्होंने हिसाब में एक छोटी सी लापरवाही की थी। क्या कहा? श्यामलाल की लापरवाही थी? उसने तो कभी भी अपनी गलती नहीं मानी थी। उसकी वजह से मेरी इतनी बदनामी होती रही। ये सब देखने के बाद सेठ जी ने तुरंत श्यामलाल को मुनीम पद से हटाकर विजय को सहायक मुनीम बना दिया। अब ईर्ष्या की आग में जलकर श्यामलाल, धर्मपाल और शांता देवी ने मिलकर सेठ जी को बर्बाद करने की भयानक योजना बनाई। अरे, हम सिर्फ सेठ जी के व्यापार को ही नहीं बल्कि उनकी साख को भी तबाह करेंगे। श्यामलाल, तुम अपनी पुरानी मोहर का इस्तेमाल करके फर्जी दस्तावेज बनाओगे कि सेठ जी ने रतन सिंह का पूरा कर्ज नहीं चुकाया है। मैं बना दूंगा धर्मपाल। मैं जानता हूं कि कहाँ, क्या और कैसे लिखना है ताकि कोई शक न कर पाए। लेकिन मेरा बदला विजय से भी पूरा होना चाहिए। अरे चिंता मत करो श्यामलाल, मैं बाजार में अफवाह फैलाऊंगा कि सेठ बलवंत राय की आर्थिक हालत बहुत खराब है। और जब रतन सिंह कर्ज के लिए कोर्ट जाएगा तो बाजार में भगदड़ मच जाएगी। उसी समय हम सेठ जी के विदेशी मसाले वाले जहाज को गायब करवा देंगे। क्या जहाज को गायब करवाना? ये कैसे होगा? ये कोई आसान काम नहीं होगा। मुझे सेठ जी के हर पुराने गोदी के गुप्त गोड पता है। मैं जहाज को अप्रयुक्त गोड में छिपवा दूंगा जिससे लगेगा कि वो समुद्र में डूब गया। अरे पर ऐसा करने से हमें कोई लाभ होगा? फिर सारा इल्जाम उस नए मुनीम विजय पर आएगा जिसने हिसाब की जिम्मेदारी ली है। वो तो जेल गया अब। ये तिकड़ी अपनी चाल में पूरी तरह सफल हुई। रतन सिंह ने कोर्ट में सेठ बलवंत राय पर कर्ज चुकाने का दबाव बनाया और विदेशी मसालों से भरा जहाज गायब हो गया। सेठ जी गहरे संकट में आ गए और बाजार में उनकी बदनामी होने लगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा सारा व्यापार डूब रहा है। रतन सिंह ने अचानक ऐसा क्यों किया? मेरा जहाज कहाँ गया? विजय, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद हो, बताओ। सेठ जी, मुझे माफ कीजिए पर मैं जानता हूं कि यह सब साजिश है। श्यामलाल ने अपनी पुरानी मोहर का दुरुपयोग किया है और जहाज वो डूब नहीं सकता। मुझे लगता है कि उसे जानबूझकर कहीं छुपाया गया है। छुपाया गया है? पर कहाँ विजय, कहाँ? मैं बर्बाद हो गया हूं। मेरी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर गया। आप परेशान मत होइए सेठ जी, मुझे यकीन है हमें वो जरूर मिल जाएगा। आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। ये व्यापार खत्म हो गया। पर मेरे एक पुराने दोस्त जोगेंद्र सिंह के पास हमारी एक अमानत है। वो मेरे भाई की आखिरी निशानी थी। अगर वो मिल जाए तो हम फिर से खड़े हो सकते हैं। नहीं सेठ जी, ये व्यापार खत्म नहीं हुआ है। आप हिम्मत मत हारिए। मुझे बस कुछ समय दीजिए। मुझे 3 चीजें चाहिए। पहला, किशोरी लाल की पूरी मदद। दूसरा, गोदाम की सबसे पुरानी और धूल भरी बही खाता जो कम से कम 30 साल पुराना हो। और तीसरा, उस जोगेंद्र सिंह जी का पता। 30 साल पुराना बही खाता? उसमें क्या मिलेगा? जोगेंद्र का पता किशोरी के पास होगा। तुम जाओ विजय। उसमें एक राज छिपा है सेठ जी। एक ऐसा राज जो ना सिर्फ इस जहाज को वापस लाएगा बल्कि आपकी विरासत को भी बचाएगा। विजय ने किशोरी लाल के साथ मिलकर 30 साल पुराने वही खाते को खंगालना शुरू किया और जोगेंद्र सिंह का पता ढूंढा। किशोरी लाल ने बताया कि वह वही खाता सेठ बलवंत राय के बड़े भाई विजय के पिता के समय का था। विजय, ये भाई खाता तो तुम्हारे पिता के हाथों से लिखा हुआ है। वो बहुत भले आदमी थे, पर सेठ जी ने उनका व्यवहार को लेकर मतभेद हो गया था और उन्होंने नाता तोड़ लिया था। क्या कहा? इस बात का तो मुझे पता भी नहीं था। हाँ बेटा, सच्चाई तो यही है। ये क्या है किशोरी लाल?
ये कोई हिसाब तो नहीं है? ये तो अजीबोगरीब चित्र और कविता लिखी हुई है। कविता? हाँ, ये मेरे लिए हमेशा एक कोड था। मैं इसका मतलब कभी समझ ही नहीं पाया। क्या लिखा है? मैं कोशिश करता हूं। इसमें लिखा है, जब कर्ज का तूफान उठे और जहाज कहीं फंस जाए तो मत डरना बलवंत। जमुना किनारे की बंद गोदी में तेरी पहली पूंजी सुरक्षित मिल जाएगी। जमुना किनारे की बंद गोदी? वो गोदी तो 20 साल पहले बंद हो गई थी। और पहली पूंजी? पहली पूंजी, हाँ, सेठ जी ने एक बार बताया था कि उनके व्यापार की शुरुआत उनके पिता ने विदेशी मसालों के एक बड़े कंसाइनमेंट से की थी। इसका मतलब? इसका मतलब है जहाज का माल जमुना किनारे के उस बंद गोदी में छुपाया गया है और ये कोड सिर्फ मेरे पिता को पता था। विजय तुरंत से बलवंत राय को ये राज बताने पहुंचा। उसी समय जोगेंद्र सिंह अचानक दफ्तर में आ गए। उनके हाथ में एक पुराना संदूक था। बलवंत, मुझे पता चला है कि तुम मुश्किल में हो। शांतदेव और धर्मपाल मुझ पर दबाव डाल रहे थे। मैंने तुम्हारी अमानत को बचाने के लिए बहुत मुश्किल से संदूक लाई है। जोगेंद्र, तुम आ गए। और ये संदूक, क्या ये अमानत है? हाँ बलवंत, ये तुम्हारे भाई और तुम्हारी पुश्तैनी जमीन के कागजात हैं। तुम्हारे दुश्मनों ने सबसे पहले इस पर कब्जा करने की कोशिश की ताकि तुम कहीं से भी कोई नया कर्ज ना उठा सको, लेकिन अब ये सुरक्षित है। सेठ जी, मुझे इस पुरानी बही खाते से आपके पिता की वसीयत भी मिली है। इसे ध्यान से पढ़िए। ये क्या? यहां लिखा है, मेरी सारी संपत्ति मेरे छोटे बेटे बलवंत राय और मेरे गोद लिए बेटे में बराबर बांट दी जाएगी। और यह भी लिखा है कि जहाजों का बेड़ा उसी को मिलेगा जो व्यापार को सबसे ज्यादा ईमानदार तरीके से चलाएगा। सेठ जी, वो गोद लिया हुआ बेटा और कोई नहीं, मेरे पिता थे और मैं उनका बेटा हूं। मेरा तावीज जो मेरे पिता की निशानी है, उसमें भी यही कोड छिपा था जिसे मैं पहले समझ नहीं पाया था। ओह, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई के बेटे, मैं तुम्हें शुरू से ही जानता था। मैंने तुम्हें मजदूर इसीलिए बनाया ताकि मैं ये देख सकूं कि तुम लालच को हरा सकते हो। क्या तुम वफादारी और ईमानदारी को संपत्ति से ऊपर रखते हो? तुम मेरी हर कसौटी पर खड़े उतरे हो विजय। तुम सिर्फ मेरे भाई के पोते नहीं, अब तुम मेरे धतक पुत्र हो। यह विरासत अब तुम्हारी है। मतलब किशन का मेरे पास आना, आपका मुझे काम पर रखना, यह सब एक योजना थी? हाँ बेटा, मैं बस तुम्हें परख रहा था कि क्या तुम मुश्किल में डटे रहोगे या नहीं, और मुझे इसका जवाब मिल गया है। अब तो मुझे और भी हिम्मत मिल गई है सेठ जी। अब हमें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। विजय ने तुरंत पुलिस को जमुना किनारे की बंद गोदी का पता दिया। वहाँ श्यामलाल, धर्मपाल और शांति कुमार को जहाज के माल के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। उनकी सारी साजिश का पर्दाफाश हो गया। रतन सिंह जी, मैं जानता हूं कि आप पर दबाव डाला गया था। श्यामलाल ने फर्जी दस्तावेज बनाए थे। आपके कर्ज की हर पाई मैं चुकाऊंगा, पर मैं आपसे एक साझेदारी का प्रस्ताव रखता हूं। साझेदारी मेरे साथ? तुम इतने बड़े व्यापारी मुझसे साझेदारी क्यों करोगे? क्योंकि रतन सिंह जी, मेरे व्यापार का सबसे बड़ा सिद्धांत है वफादारी। आपने दबाव में आकर गलती की, पर आप कभी बेईमान नहीं रहे। मुझे बाजार में ईमानदार लोगों की जरूरत है, ना कि लालची। क्या आप मेरे साथ रामनगर के व्यापार में ईमानदारी का नया अध्याय लिखने को तैयार हैं? मैं तैयार हूं विजय। मैं आज से तुम्हारी वफादारी और ईमानदारी का गुलाम हूं। काश मुझे तुम्हारी ईमानदारी के बारे में पहले पता होता।
कुछ ही हफ्तों बाद सेठ बलवंत राय ने एक भव्य समारोह में विजय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बेटा विजय, मैं आज सही मायने में बहुत खुश हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे भाई का बेटा इतना काबिल और ईमानदार है। अगर आप सब मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाता। मेरी इस कामयाबी के पीछे आप सभी का हाथ है। मुझे तो आप पर पहले से ही बहुत गर्व था, लेकिन ये सब देखने के बाद वो और भी बढ़ गया है। मैं सच में बहुत खुश नसीब वाली हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला है। एक मजदूर जिसे लोगों ने गरीब समझकर नजरअंदाज किया था, उसने अपनी मेहनत, वफादारी और बुद्धिमानी से न सिर्फ एक व्यापारिक साम्राज्य को बचाया, बल्कि अपने खोए हुए पारिवारिक सम्मान और विरासत को भी वापस पाया। श्यामलाल और उसके साथियों को उनकी सजा मिली और विजय ने साबित कर दिया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है।